अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल रात पावर ब्रेकडाउन हुआ जिसकी वजह से 1 सेकंड से भी कम में पूरे मुल्क की बिजली चली गई और पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। कल रात 11:40 पर पावर ब्रेकडाउन हुआ जिसके बाद मुल्क के छोटे बड़े शहरों में बिजली का निजाम बैठ गया और मुल्क अंधेरे में डूब गया, जिसके बाद क्या सराइयां शुरू हो गई। किसी ने इसको दहशतगर्दी का वाकया कहा, किसी ने कोई और कयास किया, लेकिन फिर रात गए ये इतला सामने आ गई थी कि गुड्डू पावर प्लांट में कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से पूरा ट्रांसमिशन का निज़ाम बैठ गया है, जिसकी तस्दीक आज वफाकी वजीर उमर अयूब साहब ने भी की है। लेकिन अहम बात यह है और अहम सवाल ये इस वक्त उठ रहा है कि क्या अगर किसी एक पावर प्लांट पर कोई फॉल्ट आता है, कोई फेलियर होता है, तो क्या उससे हमारे पूरे मुल्क का बिजली का निज़ाम बैठ जाएगा? ये मामला क्या है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी राय इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हुआ एक्चुअली क्या था। एक फॉल्ट कैसे पूरे मुल्क की बिजली चली गई, एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ जिसकी वजह से पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब बिजली जो है वो तकरीबन बहाल हो चुकी है। आज उमर अयूब साहब ने सुबह बताया था कि जो इलाके हैं इस्लामाबाद के, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, वहाँ पर बिजली बहाल हो चुकी है और अब से कुछ देर पहले NTDC के तर्जुमान की तरफ से ये बताया गया है कि जो तरसीली निज़ाम है वो दोबारा बहाल कर दिया गया है। 500 kVA और 220 kVA के ग्रिड स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइंस अब बिजली सप्लाई कर रही हैं, तो मुल्क के तकरीबन तमाम हिस्सों में अब बिजली रिस्टोर हो चुकी है। लेकिन वजह क्या है ये अब तक मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट फॉल्ट क्या आया था। उमर अयूब साहब ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि जो गुड्डू पावर प्लांट था उसमें फॉल्ट आया था जिसकी वजह से 1 सेकंड से भी कम में जो फ्रीक्वेंसी थी वो 49.5 हर्ट्ज से फौरन जीरो पे आ गई और पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। उन्होंने कहा कि इसको कैस्केड सिस्टम कहा जाता है और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि जो एग्जैक्ट फॉल्ट है उसको पता लगाने की अभी कोशिश हो रही है। कल रात फॉग की वजह से टीम पता नहीं लगा सकी थी, लेकिन उसके लिए एक इंक्वायरी टीम भी बनाई गई है जो कि टेक्निकल मेंबर्स पर मुश्तमिल है। 11:41 पे हमारे गुड्डू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया और 1 सेकंड के अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई 1 सेकंड के अंदर और उसने टेक्निकल ज़बान में उसको कैस्केड कहते हैं कि एक यके बाद दूसरा जो पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं उन्होंने अपने आप को शट डाउन शुरू कर दिया। वजूहात क्या हैं? वजूहात इस वक्त हमें मालूम नहीं है क्योंकि रात को अंधेरे में भी टीमें हमने भेजी हुई थी गुड्डू के इर्द गिर्द तकरीबन 10-15 किलोमीटर में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध थी, नज़र कुछ नहीं आ रहा था उस वक्त। इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी और उसकी जो हकायक हैं और वो चीज़ें वो सामने आ जाएंगी क्योंकि ये टेक्निकल नौइयत का काम है तो इंजीनियर्स ही इसको करेंगे। तो उमर अयूब साहब फरमा रहे थे कि जो एग्जैक्ट फॉल्ट था वो अभी हमें नहीं पता चला है। इंक्वायरी टीम हमने बना दी है, इंक्वायरी कमेटी टेक्निकल लोगों की होगी ताकि वो पता चला सके कि मसला क्या था। तो ये कमेटी बनी जिसमें 4 अरकान है। उसके कन्वीनर जो है वो जनरल मैनेजर नॉर्थ NTDC हैं और अब से कुछ देर पहले ये इतरात भी सामने आई है कि 7 जो मुलाजमीन थे GHC सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के उनको बरतरफ किया गया है और इसमें एडिशनल प्लांट मैनेजर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, ऑपरेटर्स हैं और अटेंडेंट हैं। इन 7 अफराद को फिलहाल बरतरफ किया गया है। वजूहात अब तक सामने नहीं आई है क्योंकि इंक्वायरी कमेटी आज ही बनाई गई है। क्या इन पर ही जिम्मेदारी डाली गई है या हमारे जो सिस्टम है उसमें कोई ऐसा फॉल्ट है जिसको दूर करने की जरूरत है? क्योंकि मैंने जैसे कहा बड़ी अहम बात है कि अगर फेलियर एक जगह पे होता है तो उससे पूरे मुल्क की बिजली चली गई है। क्या इसको रोका जा सकता है? क्या इस पर कोई इस पर काम करने की जरूरत है? इस पर आगे जाके बात करेंगे। लेकिन आज उमर अयूब साहब ने यह भी कहा कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम था उस पर माजी की हुकूमत ने काम नहीं किया। हमने तकरीबन 49 बिलियन रुपए इस पर खर्च किए हैं और पहले जो तरसीली निज़ाम था उससे आप 18,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में डाल सकते थे, हमने उसको बढ़ाकर तकरीबन 23 से 24,000 मेगावाट तक लेके गए हैं। जिस वक्त हमारी हुकूमत आई उस वक्त ट्रांसमिशन पे कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। हमने आते साथ ही तकरीबन 49 अरब रुपए अपनी ट्रांसमिशन सिस्टम पे लगाए हैं जिसकी वजह से तकरीबन 4-4.5 हज़ार मेगावाट हम लोग सिस्टम में निकाल सकते हैं। पहले मुस्लिम लीग नून की जिस वक्त हुकूमत थी 18-18.5 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा वो तरसील नहीं कर सकते थे। हमने इसको तकरीबन 23-24 हज़ार मेगावाट तक हम लोग इसको पिछली गर्मियों में लेके गए हैं। 2013 से लेके जो साबका हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की उसके दौरान, ये एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बता सकता हूँ, उनके दौरान तकरीबन इस तरह के 8 वाक़े हुए थे। पिछले 2 साल आप देख लें आपकी एक ट्रिपिंग भी नहीं आई फॉग रिलेटेड। उसकी वजह
कि हमने लाइंस को साफ किया, लाइंस को वॉश किया, हमने एंटी फॉग इंसुलेटर्स लगाए। उमर अयूब साहब बता रहे थे कि जो ट्रांसमिशन लाइन थी पिछले दौरे हुकूमत में उसको अपग्रेड नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। लेकिन एक ट्वीट था और वो ट्वीट था असद उमर साहब का, और असद उमर साहब ने रिसेंटली एक ट्वीट में ये बताया था कि जुलाई 2018 में जो टोटल बिजली की पैदावार थी वो 21,800 मेगावाट थी। ये उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि 20,811 मेगावाट बिजली पैदा की गई थी 24 जुलाई 2018 को, और हमने वो रिकॉर्ड तोड़ा और 23,116 मेगावाट हमने बिजली पैदा की है। तो अगर असद उमर साहब खुद एतराफ़ कर रहे थे इस ट्वीट में, जो कि उन्होंने जुलाई 29, 2020 को किया था, कि 20,811 मेगावाट पैदा की गई थी 24 जुलाई को, तो इसका मतलब आज अगर उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि उस वक्त ट्रांसमिशन का जो हमारा निज़ाम था वो सिर्फ 18,000 मेगावाट बिजली तरसील कर सकता था, वो बयान उनका गलत है अगर असद उमर साहब की ट्वीट को सामने रखा जाए। और इसके अलावा भी जो अपनी इनकी मिनिस्ट्री है, उस एनर्जी मिनिस्ट्री के एक और हमारे सामने ये डेटा मौजूद है, जिसमें एनर्जी मिनिस्ट्री के मुताबिक जो ट्रांसमिशन थी 2013 में वो तकरीबन 33,000 MVA पर थी, और इसी मिनिस्ट्री का जो डेटा है वो ये बताता है कि 2018 तक जो ट्रांसमिशन का टोटल कैपेसिटी है वो 33,000 से बढ़ के 49,000 MVA तक पहुंच चुकी थी। तो जो क्लेम है उमर अयूब साहब का वो ये है कि 18,000 मेगावाट सिर्फ हम बिजली जो है वो पैदा कर सकते थे, तरसील कर सकते थे। ये निज़ाम था जिसमें हम बेहतरी लेकर आए हैं। लेकिन अब हुकूमत पे तनकीद हो रही है, कहा जा रहा है कि गंदम स्कैंडल के बाद, चीनी के क्राइसिस के बाद, गैस के क्राइसिस के बाद अब हुकूमत जो है वो बिजली फेलियर की भी जिम्मेदार है, और ये नाअहल हुकूमत है, इसलिए ये हो रहा है। एहसन इकबाल साहब ने इस हवाले से आज क्या कहा, सुनिए। हालिया बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है, और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। सारा पावर का निज़ाम शट डाउन करके दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की है इमरान साहब। ये मुल्क है, मोबाइल फ़ोन नहीं है जो रीबूट करने से ठीक हो जाएगा। मुल्क चलाने से चलता है, मुल्क समझदारी से चलता है। आज पाकिस्तान की बिजली का बहरान नाकाबिले हल होता जा रहा है। इसी तरीके से मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इस मैसिव ब्रेकडाउन का जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को ठहराया, और उन्होंने कहा है कि PTI की हुकूमत जो मेंटेनेंस है वो करने में नाकाम रही है। इस पर हम तफसील से भी बात करेंगे, लेकिन कुछ बिजली के जो एक्सपर्ट्स से हमने बात की उन्होंने कहा है कि 2-3 इसकी वजूहात हो सकती है, जिसमें एक बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि इस वक्त मुल्क में गैस की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से पहले भी हमारे प्रोग्राम में ताबिश गौहर साहब ने भी बताया था और दीगर लोग ये बता चुके हैं कि इस सीज़न में गैस की शॉर्टेज की वजह से जो बिजली पैदा की जाएगी वो फर्नेस ऑयल पे पैदा की जाएगी और LNG पे नहीं की जाएगी, जिसकी वजह से जो मेन सेक्टर्स हैं जहाँ पे डिमांड लोड सेंटर्स हैं, यानी कि फैसलाबाद हो गया और दीगर इलाके हो गए सेंट्रल पंजाब के, वहाँ पर जो मेजर पावर प्लांट्स हैं वो इस वक्त बंद हैं, जिसमें बिक्की है, हवेली बहादुर शाह है, बलोकी है। और जब ये बंद होते हैं तो जो सिस्टम होता है आपका वो वल्नरेबल हो जाता है। ये एक मुमकिन वजह हो सकती है इस पावर ब्रेकडाउन की। इसके अलावा मेंटेनेंस ट्रांसमिशन लाइन की ठीक ना हुई हो, ये भी एक वजह हो सकती है, और जोनिंग करने की ज़रूरत होती है, ताकि अगर आप ब्रेकर्स के ज़रिए और रिलेज के ज़रिए ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि अगर कहीं पे ब्रेकडाउन होता है तो उसके असरात दूसरे जोन्स में ना देखे जाएं। और टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हमारी बात हुई वो ये कहते हैं कि ये निज़ाम 2015 के ब्रेकडाउन के बाद बना दिया गया था। ब्रेकर्स लगा दिए गए थे, रिले सिस्टम थे, जिसकी वजह से जोनिंग कर दी गई थी, यानी कि अगर कहीं पे ब्रेकडाउन होता है तो उसके असरात दूसरे एरियाज में ना देखे जाएं। लेकिन फिर भी ये हुआ है, सिस्टम डिफीट हुआ है। इसकी क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर फयाज चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साबिक NTDC के। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फयाज साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी तशवीश की बात है कि फेलियर होता है लेकिन पूरे मुल्क की बिजली चली जाती है, और ये क्या होता कैसे है? जरा हमारे नाज़रीन को आसान जबान में समझाइए ये हुआ कैसे कि एक फेलियर से पूरे मुल्क में बिजली चली गई। जी थैंक यू। ये बिजली का जो निज़ाम है इसमें हम कहते हैं कि इसको n-1 या n-2 यानी कि जितने हमारे टोटल एलिमेंट्स होते हैं, लेट्स से अगर 1000 हैं, उसमें कोई एक एलिमेंट अगर सिस्टम से किसी फॉल्ट की वजह से निकल जाता है तो आपका सिस्टम स्टेबल रहना चाहिए, उसमें कोई लोड शेड नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर आपके 2 एलिमेंट चले जाते हैं तब भी अगर कोई पार्शियल लोड शेडिंग करके तो सिस्टम को किसी तरह भी टोटल कोलैप्स की तरफ नहीं चलना चाहिए। तो उसके निज़ाम बना होता है, सिस्टम को एडिक्वेटली प्रोटेक्ट किया होता है।
लेकिन अगर साइमल्टेनियस हम कहते हैं एक ही यकमुश्त आपके 2-3 एलिमेंट इकट्ठे निकल जाएं तो फिर वो सिस्टम पे ज़रा ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है, लेकिन उसके लिए भी एडुकेट निज़ाम होना चाहिए। और ये फॉल्ट्स नॉर्मल आते रहते हैं सिस्टम में, कभी फॉग आ जाएगी, कभी स्मॉग आ जाएगी, या कुछ और एक्सटर्नल एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। तो ये फॉल्ट्स आना तो नॉर्मल बात है, लेकिन हमें उसका मुदावा करना होता है, असल उसका फ़िक्र उसका करने की ज़रूरत है। तो इस केस में जैसे कैस्केडिंग हुई है, पहले भी होती रही, तो इस कैस्केडिंग को हमें बचाना है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी एक कमेटी तश्कील करके, जो शायद अपना कर दी गई है, वो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस करे और उससे लेसन लर्न करके ताकि आइंदा इसको बचाया जा सके। ये और अच्छा, ये जैसे आपने जिक्र किया अभी 2015 में कि भी ये काम हुआ, तो ये एक दिन का काम नहीं है। आपके सिस्टम में 2015 में तो जैसे भी आपने स्टैटिस्टिक्स आपने बयान किए कि 21,000 मेगावाट की अगर जनरेशन थी, तो अब 36-37,000 है। और ट्रांसमिशन नेटवर्क ये बतदरीज जब वो 2015-16 में कुछ और था, अब और एलिमेंट्स ऐड हो गए। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आपने अपने निज़ाम को एडिक्वेटली प्रोटेक्ट करना है। नई टेक्नोलॉजीज जैसे HVDC हम अभी कमीशन करने जा रहे हैं, अभी हम भाषा के या दासू के केस में 765, तो हमें अपने आप को अप्रोप्रिएटली प्रिपेयर करना होता है, उसके लिए मैन पावर चाहिए। तो हमारा असल मेरे ख्याल में जो हमें कमी नजर जी कमी नजर आती है मुझे साहब के ये जो आप कह रहे हैं कि जो कैस्केडिंग है उससे आपने अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होता है। तो 2015 के बाद जो जोनिंग की गई थी, क्या वो मुकम्मल तौर पे नहीं की गई थी? जरा इसको समझाइएगा। और क्या इस पे मजीद काम करने की जरूरत है कि अगर एक जगह ब्रेक डाउन हो तो उसके असरात पूरे मुल्क पे या पूरी हमारी जो ग्रिड स्टेशन ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन है उस पर ना हो? जी, मैंने कहा ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, इसको हमने कंटिन्यूसली करते रहना है कि जब भी नए एलिमेंट्स सिस्टम में आ गए, नई जनरेशन आ गई, तो आपका सिस्टम रिकन्फिगर हो जाता है, ठीक। और आपको उसके मुताबिक फिर उसकी जो है प्रोटेक्शन डिज़ाइन करनी पड़ती है। अगर आपने उन्हें जैसे अभी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहे हैं, तो हमें उसको पहले से ही देखना पड़ेगा लेवल ऑफ जनरेशन इन साउथ वो बढ़ गई है या बढ़ जाएगी, तो उसके मुताबिक आपको उसकी जोनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो लोड साउथ का है उससे वो शायद 2 गुना या 3-4 गुना वो जनरेशन ऐड हो जाएगी। तो हमें ये एक दफ़ा काम करके ये ख़त्म नहीं हो जाता, इसको कंटिन्यूसली करते रहना होता है। और उसके लिए आपको एडुकेट मैन पावर चाहिए, उसके लिए जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको अडॉप्ट करने की सलाहियत होनी चाहिए। और इस तरफ ख़ास कर हमारा जो एसेट मैनेजमेंट का जो शोबा है कि जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं जी, उनको आपने प्रॉपरली मेंटेन करना है ताकि वो किसी इस तरह की इवेंचुअलिटी का हिस्सा ना बने। आप जी ये बताइएगा फैयाज साहब कि इस वक्त ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? सर्दियों में फॉग होती है, ये एक मुमकिन वजह हो सकती है? मेंटेनेंस नहीं हुई है ट्रांसमिशन लाइंस की, क्या ये फैक्टर हो सकता है? आपको क्या समझ आ रही है इस वक्त तक? इसमें 2-3 वजूहात यही जो आपने बयान की हैं कि अगर एक लाइन पहले जो है, अगर एक लाइन निकली तो दूसरी क्यों निकली, उसका हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। और अगर दूसरी निकल भी गई, लेट्स से कोई इक्विपमेंट फेलियर हो गया या ब्रेकर फेल हो गया, तो 2 एलिमेंट्स निकलने से भी कैस्केडिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो वहीं आके स्टॉप क्यों नहीं हो गई? तो इन चीज़ों को जब तक हम इसको बड़ा डिटेल्ड इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, कोई हतमी बात कहना ठीक नहीं होगा। इस वक्त प्रीमेच्योर होगा इस तरह की को बात करना। लेकिन मुझे बताइएगा ये कितना बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पहले ये होता था कि साउथ में बिजली पैदा हो रही होती थी, ट्रांसमिट आपको करनी पड़ती थी सेंट्रल पंजाब तक जहां पे डिमांड लोड सेंटर्स हैं आपके, लेकिन उसके बाद ये 4 पावर प्लांट बने जिसमें LNG हमारे पावर प्लांट है, बिक्की है, हवेली बहादुर शाह है, बलोकी है, साहिवाल कोल प्लांट है। इनमें से अभी जो LNG के प्लांट है वो बंद है, तो क्या इससे सिस्टम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है? क्योंकि फिर आपकी जो जनरेशन है वो साउथ में हो रही है, नॉर्थ में हो रही है, और जो डिमांड लोड सेंटर्स हैं आपके वो आपके सेंट्रल पंजाब में है। जी, बिल्कुल आपने सही बात की है कि जब आप लोड सेंटर के प्लांट्स आपके नहीं चल रहे होंगे तो वो वल्नरेबल हो जाते हैं। वो
आप कह लें कि सिक्योरिटी आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। आप ये तो बचत कर रहे हैं कि मैं शायद फर्नेस ऑयल ना चलाऊं, मैं इसको ताकि ये एक्सपेंसिव है, तो बाज़ दफ़ा आपको आउट ऑफ मेरिट ऑर्डर ये चीज़ें चलानी पड़ती हैं टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। तो ख़ासकर सर्दियों में आप हमेशा देखेंगे हमारे जितने कोलैप्सेस हुए हैं वो सर्दियों में होते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि आपकी जो नॉर्दर्न पोर्शन की जो जनरेशन है, तरबेला या मंगला, वो उसमें बहुत कम जनरेशन रह जाती है। अच्छा, उसमें वो आपका हाइडल पावर प्लांट जनरेशन आपकी कम हो जाती है। जी, हाइड्रो पावर प्लांट। अच्छा, जब साउथ से आप पावर पुश करते हैं तो अगर ये इस रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस आती है और एक से ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ हम उसके मुताबिक आपको सेंटर में जहाँ लोड है वहाँ आपको स्पिनिंग रिजर्व रखना होगा और वो एक्सपेंसिव होगा, आपको ज़रूरत से ज़्यादा रखना होगा ताकि सिक्योरिटी। उसके लिए फिर क्वेश्चन हो जाता है कि भाई आउट ऑफ मेरिट चल गई जनरेशन। तो ये टेक्निकल चीज़ों को समझना होगा और ये हम इसको तो इस वक्त भी पॉलिटिसाइज कर जाते हैं। एक तो गैस शॉर्टेज, हाँ मैं उस पहलू पर भी आता हूं, लेकिन इस वक्त गैस शॉर्टेज है मुल्क में। आरएलएनजी जितनी हमें रिक्वायर्ड थी वो हम मंगवा नहीं सके, तो और हुकूमत ने खुद कहा था कि हम क्योंकि हमने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को देनी है गैस, तो हम जो आरएलएनजी के पावर प्लांट है उनको फुल कैपेसिटी पे नहीं चला सकेंगे, बल्कि शायद चला ही ना सके, और इसीलिए ये पावर प्लांट अभी बंद पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब हमारे जो सिस्टम है वो वीक है और वो वल्नरेबल रहेगा जब तक ये जो डिमांड लोड सेंटर्स हैं इसके पावर प्लांट्स नहीं चलेंगे। जी, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं हैं, ये टेक्निकल डिसीजंस है। तो ये कौन फैसला करने वाला है कि बीके का प्लांट या वो आरएलएनजी नहीं चलेगा? ये तो आपके सिस्टम ऑपरेटर ने बताना है कि भी इसकी मुझे ज़रूरत है, अदरवाइज ये सिस्टम में बनने वाला या मैं इतना लोड कर्टेल करूँगा। तो सिस्टम में मैं समझता हूँ कि हम अपने अदारों को जो उनकी जिम्मेदारी है, जब उनको हम पूरा यानी कि इस्तेमाल करेंगे, उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मुझे क्विकली बता दीजिएगा फैयाज साहब कि आज ये भी कहा गया उमर अयूब साहब की जानिब से कि पिछले दौर में जनरेशन तो हुई है लेकिन ट्रांसमिशन लाइन पे कोई काम नहीं हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी बढ़ाई नहीं गई है, और वो कह रहे हैं कि हमने आके बढ़ाई। क्या ये बात दुरुस्त है? पिछले दौर में सिर्फ जनरेशन में इजाफा हुआ है, कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन की नहीं बढ़ी है? जी देखिए, ये सारे काम साथ साथ होते हैं। ये बात दुरुस्त है कि हमने 2015 से लेकर 2020 तक अगर आप देखें कि 16,000 या 15,000 मेगावाट से ज़रा ज़्यादा हमने जनरेशन ऐड की है लेकिन आप देखें कि 21,000 का जो निज़ाम था वो अगर 2015-16 में 70 साल में उसका ट्रांसमिशन का निज़ाम बना था, वो एक दिन में नहीं बन गया था। तो आप जब 15,000 मेगावाट सिस्टम में ऐड करते हैं तो रातों रात ट्रांसमिशन नहीं बन जाएगी, आपसे उसमें गलतियां होंगी, आप उसको कहीं गलत कनेक्ट कर देंगे। तो हमारी वो जो इंटीग्रेटेड जब प्लान बनता है उसको फॉलो नहीं किया गया, पहले तो वो बना नहीं, और अगर थोड़ा बहुत बना तो वो फॉलो नहीं हुआ। तो वो क्योंकि जब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ट्रांसमिशन लाइन को भी अपग्रेड करना है, कैपेसिटी बढ़ानी है, वो कह रहे हैं ये ओवरनाइट नहीं होता, साथ साथ करना होता है। जो जोनिंग का मामला है जिससे अगर आपकी एक लाइन ट्रिप करे तो वो दूसरे पर असरअंदाज ना हो, ये जो कैस्केड का सिलसिला जो उमर अयूब साहब बता रहे थे, इसको रोकने के लिए भी वो कह रहे हैं कि वन टाइम एफर्ट नहीं होती, ये कंटिन्यूस एक एफर्ट होती है। ट्रांसमिशन लाइन को आपको अपग्रेड करना है। उम्मीद करते हैं कि इस पर तवज्जो होगी और आइंदा इस तरह का ब्रेकडाउन ना हो ताकि मुल्क अंधेरे में ना डूबे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एक थी पीडीएम, बात करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसका वजूद तो इस वक्त मौजूद है, लेकिन ऑपोजिशन की ये एहतजाजी तहरीक गैर मौसर होती नजर आती है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो एक इनकलाबी एक्शन प्लान दिया था उस पर अब अमल दरामद नहीं हो रहा, और इलेक्शन तक, सेनेट इलेक्शन तक तो अमल दरामद होता हुआ नजर भी नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले फैसला कर लिया कि हमने ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ना है, हमने सेनेट के इंतखाबात भी लड़ने हैं, जिसके बाद नून लीग ने भी फैसला किया कि हम ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे और सेनेट के इंतखाबात भी लड़ेंगे। याद रहे कि लास्ट जो इजलास था पीडीएम का, उसमें मौलाना फजल रहमान ने यह कहा था कि सेनेट इलेक्शन लड़ना है या नहीं इसका फैसला बाद में किया जाएगा, लेकिन नून लीग ने कल बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और इसके बाद सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। दूसरा अहम नुकता यह था कि क्या ऑपोजिशन जब एहतजाज करेगी तो धरना देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हवाले से भी कह चुकी है कि हम धरना पहले भी नहीं दिया था, हम धरने के पहले भी खिलाफ थे और आइंदा भी धरना नहीं देंगे। तो लॉन्ग मार्च एक ऑप्शन रह गया है, और वो लॉन्ग मार्च भी कब होगा
ये मालूम नहीं है, क्योंकि मार्च तक इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद रमज़ान का महीना होगा और फिर गर्मियां हो जाएंगी। इस वक्त पीडीएम कहती है कि ठंड बहुत है, तो इसमें लॉन्ग मार्च करना फ़ायदा नहीं होगा, उसका लोगों की सहूलत नहीं होगी। तो क्या शदीद गर्मी में लॉन्ग मार्च होगा? तो ये तमाम जो एक इनकलाबी एजेंडा था, जो एक इनकलाबी एक्शन प्लान था, उस पर अमल दरामद होता हुआ नहीं नजर आता, जिसकी वजह से हुकूमत इस वक्त कंफर्टेबल फील कर रही है। इस पर हम बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है आसमा शिराजी साहिबा ने, सीनियर एंकर और जर्नलिस्ट, आज टीवी पे प्रोग्राम करती हैं। और इसके अलावा महर बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर जर्नलिस्ट, डॉन न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। महर बुखारी साहिबा, आपको लगता है कि जो पीडीएम ने सेकंड फेज में कहा था कि हम शिद्दत बढ़ाएंगे, हमारी टोन ज्यादा सख्त होगी, ज्यादा दबाव डालेंगे हुकूमत पर, उसमें वो कामयाब हो रहे हैं? या आपको लगता है कि जो एक्शन प्लान था उस पर क्योंकि अमल दरामद उस तरीके से नहीं हो सका, उस वजह से पीडीएम बहुत हद तक अब गैर मौसर नजर आ रही है? शहजाद शुक्रिया। देखें, बज़ाहिर तो अगर आप देखें तो अपनी पॉलिटिकल यूटिलिटी या इन्फ्लुएंस कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन इसको आप माइक्रो लेवल पे ना देखिए, इवेंट्स के तौर पे लाहौर का या मुल्तान का जलसा या इस तरह ना देखिए। आप इसको अगर मैक्रो व्यू के ऊपर देखें तो अगर आप एक और जाविया देखने का ये ज़रूर है इसका कि इनके अहदाफ थे क्या इनका हदफ इनकलाब लाना था? नहीं। क्या इनका हदफ सिविल मिलिट्री बैलेंस वाकई था? नहीं। क्या ट्रांसग्रेशंस हमेशा के लिए ख़त्म करना था? नॉट कन्विंसिंगली। क्या बाकी इन्फ्लेशन और आम आदमी का दर्द इनके सीने में धड़क रहा था? अगेन नॉट कन्विंसिंगली। सो अगर हदफ पूछा जाए तो वो ये ज़रूर था कि कहीं ना कहीं इस पावर इक्वेशन को न्यूट्रलाइज किया जाए। वो जो 10 ईयर प्लान जिसका हम लोग पसे पर्दा सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं, उस 10 ईयर प्लान जिसके अंदर इनके लिए सियासी स्पेस और गुंजाइश जो है वो महदूद होती चली जा रही थी, उसके अंदर अपने आप को रिवाइटलाइज करना और अपनी सियासी अहमियत जो है उसको बहाल करना, अगर आप उस हदफ को देखिए तो वो बहरहाल अपनी जगह मौजूद ज़रूर है। इधर ट्रांसग्रेशंस और ये सारे जो नारे थे इनको छोड़ दीजिए, बिकॉज इनका दे पास्ट बिलाइज द ट्रूथ राइट नाउ। वो तो हम दिखा थक गए, सवाल कर थक गए, मगर अगर आप एसेंशियली आज देखें कि क्या ये प्लेटफॉर्म उतनी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर सका है कि एक दफ़ा फिर रेलिवेंट हो जाए, अपने लिए सियासी जगह जो है एक बार फिर कार्व आउट कर ले, तो मैं कहूँगी वो आज भी मुतहर्रिक है। पाकिस्तान के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता यकीन से किसी एक पॉइंट के ऊपर कि कोई बिल्कुल भी इनकैपेसिटेट हो गया है या बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर दिया गया है या कोई बहुत ही तगड़ा है और उसकी कुर्सी बहुत ही मजबूत है। ये तो हमारी तारीख बताती है कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आज अगर ये कहा जाए कि क्या इस्टेब्लिशमेंट को वो ग्रैंड डायलॉग की तरफ ले आए हैं, तो बिल्कुल ले आए हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि डायलॉग हो, तो बिल्कुल चाह रही है। क्या इमरान खान थोड़े से आइसोलेटेड दिख रहे हैं, तो बिल्कुल दिख रहे हैं। तो ये बहुत सारे इशारे हैं, ये बहुत सारे सिग्नल्स हैं। अगर आप देखें तो उसके अंदर ये नज़र आता है कि 11 जमाती जो इत्तेहाद जमा हुआ था, उसको बुग़्ज़ इमरान में कह लीजिए या रवायती तौर पे एक हुकूमत को हटाने के लिए कह लीजिए, उनका सिस्टम रिफॉर्म्स या उनका एक इनकलाब लाना तो मकसद कभी था नहीं। ये वो नारे होते हैं जलसे जुलूस के लिए जिसके ऊपर आप अपने आप को लेजिटिमाइज करते हैं, अपने आप को ग्राउंड देते हैं टू बी होल्डिंग दैट रैली, टू बी होल्डिंग दैट मूवमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो अगर मैं मैक्रो व्यू देखूं तो मैं कहती हूँ उन्होंने अपने लिए सक्सेसफुली जगह तो कार्व आउट की है। ठीक है, मैं इस पर आता भी हूं। जो आप कह रही हैं कि उनका हदफ ये था कि वो पावर इक्वेशन को न्यूट्रलाइज करें, लेकिन अब वो होगा कैसे, इस पे बात करते हैं। लेकिन आसमा शिराजी साहबा, आपको क्या लगता है कि जो बताया गया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो जलसे हुए, जिसको पीडीएम कहती है कि तारीखी जलसे थे, उसमें तो ये बताया गया था ना कि जनवरी तक हुकूमत को हम चलता करेंगे। अगर ये हदफ अवाम के सामने रखा था, आपके ख्याल में ये हदफ अब भी जिंदा है? और क्या जो एक्शन प्लान उसके लिए एक मुरतब किया था वो इन प्लेस है, रेलेवेंट है अभी भी? देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई भी तहरीक जो शुरू होती है उसके बहुत से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब कोई हांडी तैयार करनी होती है तो उसके अंदर बहुत से मसाले डालते हैं, फिर उसका कोई रंग निकलता है, उसका कोई जायका निकलता है। इसके अंदर जो मसाले डाले गए या जो भी इसके अंदर तड़का लगाया गया वो बहुत ज़्यादा अहम है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में मेरा इससे बेहतर अपोजिशन का जो एजेंडा था, जिसमें कि आइन की असल सूरत में बहाली है, पार्लिमानी जमहूरियत है, जिसके अंदर असल पार्लिमान की ताकत जो है उसके हवाले से बात की गई है, तो इसकी बड़ा एक डिफ़िकल्ट और बड़ा मुश्किल किस्म का एजेंडा था। इसको हम ये कह सकते हैं कि एक इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ एजेंडा था, जो कि इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं रहा। वो अच्छा था या बुरा था वो एक अलग बहस है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिफरेंट एजेंडा था। अब उसके ऊपर अमल दरामद करना था, लाए अमल क्या बनाना था कि
किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। कोई भी तहरीक एक दिन के लिए, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के लिए नहीं होती है। वो तहरीक जब शुरू होती है तो फिर उसके साथ साथ उसके जो पैरामीटर्स हैं वो तय होते हैं और उसका मोड बनता है और उसके साथ साथ उसकी जो मोमेंटम है वो भी बनती है। अगर आप तहरीकों की तारीख पढ़ लें, जैसे हमने ARD कवर की थी, तो उसके अंदर भी वो 2002 से चल रही थी ARD, बल्कि उससे पहले 2001 में तकरीबन उसकी जो बुनियाद थी वो डाली गई, लेकिन 2002 से एक्टिवली ARD जो है उसने काम करना शुरू किया। 2007 के अंदर ARD जो है वो मुस्तहकम नजर आती है जब जुडिशल मूवमेंट नजर आती है। तो 5 साल की तारीख उसके साथ खड़ी थी, लेकिन वो तहरीक चलती रही। तो तहरीकें इसी तरह से चलती हैं। अगर हम हथेली पे सरसों जमाना शुरू कर दें कि शायद अगले दिन हमें रिजल्ट मिल जाएगा या शायद अगले ही वक्त जो है वो कर लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं होता। आसमा साहब, आप जो बात कर रही हैं वो दुरुस्त है, लेकिन यही कहा था ना ऑपोजिशन ने कि हम जनवरी तक हुकूमत को चलता करेंगे, जिसमें हमें अगर सिंध असेंबली से इस्तीफा देना पड़े तो हम वो भी दे देंगे, और हमारे पास एटम बॉम्ब है इस्तीफों की सूरत में। लेकिन अब वो एजेंडा तो साइड में रह गया और अब बात कर रहे हैं कि हम इन हाउस चेंज लेके आएंगे। इन हाउस चेंज का मतलब होता है कि हुकूमत के इत्तेहादी ऑपोजिशन के साथ आके खड़े हो जाएं। ये ऐसे इत्तेहादी हैं जो खुद ब खुद तो नहीं आएंगे, किसी के कहने पर आएंगे, और अगर किसी के कहने पर आएंगे तो फिर इसी के खिलाफ तो है ये सारा PDM की मूवमेंट जो है, यही तो उनका हदफ है। मैं वही कहना चाह रही थी कि इसके जो लाएअमल इसके लिए तरतीब दिया जाना था वो लाएअमल दुरुस्त नहीं था। मसलन पीपल्स पार्टी को सब जानते थे कि पीपल्स पार्टी पहले दिन से कहती थी कि हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, हम पार्लियामान नहीं छोड़ेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम धरने नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है, क्योंकि 11 जमातें, ये भी आप देखें कि कौम परस्त जमातें हैं, इसके अंदर मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, एक पूरा बुके है जो पूरे पाकिस्तान के फ्लेवर को जो है वो शो करता है। तो उन सारों को साथ लेके चलना जो था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही के अंदर वो एक उसको मुमकिन बनाना था मौलाना को कि आप किस तरह से सारी जमातों को लेके जाते हैं। मसलन PDM के इजलास के फौरन बाद बाहर निकल के मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ये क्यों फरमाती हैं कि इस्तीफे दिए जाएंगे, और फिर वो आर या पार का जो स्टेटमेंट है वो क्यों देती हैं, जबकि उनको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए एग्रीड नहीं है। तो आप ये देखिए कि PDM के अंदर मुख्तलिफुल आरा जो पार्टियां हैं उनको एक साथ एक एजेंडे के ऊपर इकट्ठा करके आगे चलाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन अगर हम ये कहें कि तहरीक की फौरी तौर पे, यानी जनवरी में जो उनका कहना था कि जनवरी के अंदर रिजल्ट निकल जाएगा, किसी को भी ये नहीं लगता था कि जनवरी के अंदर हुकूमत अपने घर को चली जाएगी। और अगर किसी को लगता था तो मेरा ख्याल है कि इतने जीरक सियासतदानों की ये एक मनफी तरह कहना चाहिए या एक गलत अप्रोच थी या एक गलत असेसमेंट थी रादर, कि जो उन्होंने कहा कि जनवरी में हुकूमत को घर चलता करेंगे। अब मेहर बुखारी साहब, अब हदफ पावर इक्वेशन को न्यूट्रलाइज करना हो या हुकूमत को घर भेजना हो, बगैर इस्तीफे दिए गए, बगैर सिंध असेंबली तोड़े हुए, क्या इन हाउस तब्दीली के जरिए आपके ख्याल में ये मुमकिन है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगी, जिस तरह भी ARD का भी जिक्र किया गया, ये बात इनकी दुरुस्त है और ये हम सब तारीख से जानते हैं कि ये मूवमेंट्स भी चलते चलते निकलती हैं, ये ओवरनाइट काम नहीं होता। मगर दैट बीइंग सेड, इसके अंदर कौन कितना पुरसा डालता है, किसका क्या किरदार होता है, मौरख उसको भी लिख चुका है। ARD के अंदर भी 2002 के अंदर जब ये शुरू हुई मूवमेंट, इसकी बुनियाद रखी गई बीबी और नवाबजादा नसरुल्लाह खान के साथ, तो उधर ये डिस्कशंस चल रही थी, मूवमेंट चल रही थी। नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए डील कार्व आउट की, वो बाहर चले गए। उसी तरह अगर आप देखें तो मियाँ साहब की अपनी सियासत हो या मौलाना साहब की हो, जिन्होंने हमेशा रवायती तौर पे पुल का किरदार अदा किया है, 85 ऑनवर्ड्स 5 हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। बलूचिस्तान में काफ लीग के साथ भी उन्होंने हुकूमत चलाई, कम सीटों के साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी रहे, LFO भी पास करा लिया। तो मंजे व सियासतदान है, पानी का भाव देख के ही देखते हैं कि उन्होंने क्या करना है। इनमें से कोई भी इनकलाबी नहीं है, इनमें से कोई भी जो है वो सिस्टम रिफॉर्म्स का मैं बार बार जिक्र करती हूँ, या ये लोग बात करते हैं सिविलियन बालादस्ती की, इनमें से कोई भी इसके ऊपर कमिटेड नहीं है। ये अपने लिए जगह कार्व आउट कर रहे हैं। इस हद तक मैं आसमा से एग्री करती हूँ कि ये पहली दफा हमने इतनी तगड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक प्लेटफॉर्म देखा है। बट दैट बीइंग सेड, दिस इज नॉट पर से कि सिस्टम रिफॉर्म करना है और इधर हमने एक बार फिर पार्लियामान को तगड़ा करना है, सियासतदानों को मुतहर्रिक करना है, ट्रांसग्रेशंस को रोकना है। ये इनका मकसद है ही नहीं। इट इज अ पीस ऑफ पाई, हु गेट्स विच पीस ऑफ द पाई एंड हाउ सून डू दे गेट इट। इट इज अ फाइट ऑफ रेलेवेंसी। सो मैं आई मीन वी कुड लुक एट इट दैट वे
कि ये पहली दफ़ा हो रहा है और ये टाइम लगेगा, बट मार्च अप्रैल तक तो स्मूथ सेलिंग है गवर्नमेंट के लिए। मगर इनको शायद इनका पीडीएम का इत्तेहाद या इनकी बदएतमादी, ये सारा कुछ इनके काम नहीं आना। इस हुकूमत को अपनी नालायकी और ना अहली ही ले डूबेगी। देखिए, एक इशारे की मार है ये हुकूमत। इट्स अ रेजर शार्प गवर्नमेंट। एक इशारा, एक इत्तेहादी वॉक्स आउट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ गवर्नमेंट चेंज। नाम हम सुन चुके हैं, इधर काबीना के अंदर डिस्कस के बाहर कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह से ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस करें, दीगर लोगों से करें। परवेज खटक का नाम फ्लोट हो रहा है, बात हो चुकी है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। नेम्स आर फ्लोटिंग इन इस्लामाबाद इवन एज वी स्पीक राइट नाउ। ये इसलिए मैं कहती हूँ इधर कुछ भी हतमी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा शिराजी और महर बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में शामिल ब्रेक, इसके बाद चीनी की कीमतों के हवाले से बात करेंगे। वजह कल हमने जानने की कोशिश की। हमाद अजहर साहब जो कि मिनिस्टर फॉर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका एक नुक्ता नज़र था। शुगर मिल हैं वो ये समझती हैं कि गन्ने की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि चीनी की कीमत आने वाले वक्त में 100 रुपये से दोबारा तजावुज़ कर जाएगी। इस बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चीनी की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा होने लगा है। जो कीमतें 105-110 रुपये से कम होकर 80 रुपये पर आ गई थी, अब वो दोबारा 90-95 रुपये हो चुकी हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। उन्होंने कहा है कि गन्ना हमें बहुत महंगा मिल रहा है, 270 से 300 रुपये तक का है। और कल हमारे प्रोग्राम में सिकंदर खान साहब ने कहा कि 310-320 रुपये का भी हमने गन्ना लिया है। जबकि कल हमारे ही प्रोग्राम में हमाद अजहर साहब ने यह बताया कि जो जनवरी के पहले हफ्ते की CPR रिपोर्ट है उसके मुताबिक 212 रुपये पर मन गन्ना बिका है। लेकिन जो गन्ना मिडिल मैन के जरिए आया है, परचेज सेंटर्स के जरिए खरीदा गया है, मुमकिन हो वो उससे ज्यादा हो। लेकिन हमाद अजहर साहब ने यह भी कहा कि ये जो मिडिल मैन और आड़ती होते हैं ये भी शुगर मिल के लोग ही होते हैं। 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक आज मुझे केन कमिश्नर पंजाब ने बताया है कि औसतन जो वो अपनी गेट पे पेमेंट शो कर रहे हैं वो 212 रुपये फी मन की कर रहे हैं। और जो परचेज सेंटर से गन्ना परचेज किया जा रहा है उसमें मुमकिन है कि वो ज्यादा भी परचेज कर रहे हैं उन आड़तियों के जरिए। ये भी मुमकिन है कि ये आड़ती, क्योंकि पिछली रिपोर्टों में ये भी लिखा हुआ आया है कि ये भी मुमकिनात में शामिल है कि ये आड़ती कितने के लोग हैं। जनाब, इस वक्त एवरेज 310-320 तक चला गया है। ये कौन 210 कहाँ पे हो रहा है? अगर ये 210 पे रहा होता तो मैं हुकूमत को ख़त क्यों लिखता? इल्ज़ाम आता है कि मिलों ने मनूवरिंग की, कार्टेल है, माफिया है। ये बिल्कुल तासुर गलत है कि मिले मिडिल मैन रखती है। अगर मिले मिडिल मैन रखती तो इस वक्त मैं इसको ख़त्म करने की बात ही नहीं करता। सिकंदर खान कह रहे थे ऐसा है नहीं कि मिल्स जो हैं वो मिडिल मैन रखती हैं। हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं कि मुमकिन है कि जो मिडिल मैन है वो मिल्स के ही हों। और वो कह रहे हैं कि 212 रुपये का गन्ना ख़रीदा गया है, ये CPR रिपोर्ट बता रही है। लेकिन सिकंदर खान साहब फरमा रहे थे कि 310-320 का रेट है। एक और इशू जो कि सिकंदर खान साहब ने अपने ख़त में ज़ाहिर किया था, जो वज़ीर आज़म को उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि क्योंकि अर्ली क्रशिंग सीज़न था उसकी वजह से जो गन्ना था उसकी रिकवरी कम थी और उससे मुल्क को 3 लाख टन चीनी का नुकसान होगा। लेकिन हमाद अज़हर साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में ये बताया कि इस दौरान जो क्रशिंग अर्ली शुरू हुई, 15-20 दिन का जो दौरानिया था, उसमें टोटल प्रोडक्शन ही जब 3.5 लाख टन की हुई है, तो ये कैसे मुमकिन है कि 3 लाख टन का मुल्क को नुकसान होगा? ये तो बड़ी इन्होंने अजीब सी बेबुनियाद सी बात की है। टोटल 15 नवंबर से 30 दिसंबर, जिसमें ये कह रही हैं कि कोई 1% रिकवरी कम हुई है, उस दौरान तो टोटल प्रोडक्शन ही चीनी की 3.5 लाख टन हुई है। तो 3.5 लाख टन में से 3 लाख टन कैसे कम हो सकती है? हमने खुद भी उस वक्त क्रशिंग शुरू हुई थी तो उससे चंद हफ्ते पहले हमने खुद पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सरकारी लैब्स के अंदर शुगर केन के हमने कराए थे, टेस्ट कराए थे रिकवरी के, और बड़ी हेल्दी रिकवरी जो थी। 12 मिलों के नुमाइंदगान खुद मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि जी जो सूरत हाल है उसमें 15 नवंबर एक आइडियल डेट है कि जिस पे शुरू कर दिया जाए। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ कि रिकवरी से कम हुई है, आप इसके ऊपर एक GIT बिठा देना। ये जो 3 लाख की बात कर रहे हैं ये सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर मिले 30 नवंबर को चली होती तो ये प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं कि 3 लाख टन शुगर का नुकसान हो ही नहीं सकता अगर रिकवरी रेशियो कम भी हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन ही 3.5 लाख टन की हुई है। मैं इनकी बात को नहीं मानता। 12 मिलें आके 80 मिलों के बारे में नहीं कह सकती है। कीमत पर गन्ना बिक रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि शुगर मिल एसोसिएशन का कहना है कि अगर इसी कीमत पर गन्ना मिलता रहा तो जल्द
कीमत जो है चीनी की वो 100 रुपये से तजावुज़ कर जाएगी। हमारे साथ चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब मौजूद है। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। खालिद साहब, ये खत लिखा है शुगर मिल एसोसिएशन ने, उनका कहना है कि इस वक्त हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बहुत महंगा गन्ना मिल रहा है, 310-320 रुपए का गन्ना मिल रहा है, जिसकी वजह से जल्द जो कीमत है चीनी की वो 100 रुपए से तजावुज़ कर जाएगी। हकीकत क्या है? हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं 212 रुपए का आप लोगों ने बेचा है जनवरी के पहले हफ्ते में। हकीकत क्या है? कितने का गन्ना इस वक्त बिक रहा है शुगर मिल को? देखें जी, मैं खुद शुगर केन ग्रोअर हूँ और काफ़ी बड़ा ग्रोअर हूँ। मुझे इस वक्त तक 300 रुपये कहीं से भी नहीं मिला। मैंने गन्ना शुरू में दिया 200 रुपये मन और 15-20 दिन वही चलता रहा 200 रुपये मन, और उसके बाद 210 हुआ, फिर 215 हुआ, फिर 225 हुआ। बस उसके बाद मैक्सिमम हमारा जो रेट गया है वो 240 रुपये तक गया, और एवरेज लगाएं तो वो आज की डेट तक मैक्सिमम 225 रुपये तक बनता है। 220 से 225 रुपये तक मेरा ऑन एवरेज जो गन्ना गया है वो बनता है जी इस वक्त तक। अच्छा, मोहतरम मेरे काबिल एहतराम सिकंदर खान साहब बता रहे थे कि वो बात कर रहे थे कि JIT बनाई जाए। मैं खुद कहूँगा कि JIT बनाई जाए, काश्तकार की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकाली जाए और शुगर मिल की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकाली जाए। मैं चाहूँगा कि उसी हिसाब से हुकूमत गन्ने का रेट भी फिक्स करे और चीनी का रेट भी फिक्स करे। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं इस JIT बनाने पे, क्योंकि हमारी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आलमोस्ट इन 2 सालों में 60% बढ़ी है। जो हमें DAP की बोरी मिल रही थी 2200 रुपये में, 3 दिन पहले 4000 की थी और कल से वो 4400 रुपये की हो गई है। बिजली का बिल हम अदा नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा इशू है, रिसर्च पे काम नहीं हो रहा। दुनिया में जो गन्ने की पैदावार में 2-2,500-3,000 मन पर एकड़ ली जाती है, हमारे यहाँ तो वो मैक्सिमम जो पैदावार है वो 600-700 मन है। मैं ये भी मैं ब्लेम करूंगा शुगर मिल वालों पे कि उन्होंने इस पे रिसर्च पे काम नहीं, क्योंकि प्राइवेट चले मैं इस रिसर्च वाले मामले पर आता हूं, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि इस क्रशिंग सीजन में आपने औसतन 225 रुपए पर मन गन्ना बेचा है, तो ये आपने मिडिलमैन को बेचा है या ये वो कीमत है जो कि शुगर मिल्स ने अदा की है इस गन्ने के लिए? नहीं, मैंने डायरेक्टली शुगर मिल को दी है। हाँ, मैं हमेशा डायरेक्ट शुगर मिल को गन्ना देता हूँ। और अगर जो प्राइवेट बंदा आके जो मिडल मैन लेता है वो बाहर दूर से आता है, कोई सिंध से आता है, कहीं से आता है, हाँ। वो किराए की मद में फालतू पैसे काश्तकार को दे जाता है, काश्तकार को वही पैसे बचते हैं। नहीं, काश्तकार को तो वही पैसे बचते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है कि आड़तियों की वजह से कीमत इतनी बढ़ जाती है और शुगर मिल को जो है, शुगर मिल को फिर महंगी पड़ती है, महंगा पड़ता है गन्ना? नहीं, ऐसा देखें नहीं, मेरे नहीं ख्याल में कि इतना ज्यादा कोई मिडल मैन होगा। मिडल मैन बहुत कम होते हैं। कंडे भी ये शुगर मिल वाले खुद लगाते हैं, इनके अपने कंडे होते हैं, इनके अपने लोग होते हैं, इनके अपने लोग बैठे होते हैं जी। प्राइवेट आदमी इस तरीके से काम नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है। और मैं इस आपके प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ और अर्ज करता चलूँ, अभी पंजाब हुकूमत सिंध जाने से गन्ना रोक रही है, हालांकि बैनुल सूबाई ये पाबंदी नहीं लगा सकते। आर्टिकल जो 25 जो शेक है उसके मुताबिक ये बैनुल सूबाई हमारी किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं लगा सकते। इस वक्त उस पर पाबंदी लगाई जा रही है, काश्तकार का इस्तेहसाल किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, 2017 में काश्तकार का क्या हशर हुआ। यही काश्तकार से गन्ना खरीदा गया 110 रुपए, 90 रुपए, 130 रुपए, 140 रुपए। सिकंदर खान साहब को मैं बल्कि खिलाया। मुझे दो चीजें जल्दी से बताइए। सिकंदर खान साहब भी अपने खत में ये लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि मिडिलमैन खत्म हो जाए। कल हमाद अज़हर साहब ने भी कहा कि हमें तो शक है कि शुगर मिल के अपने मिडिलमैन होते हैं और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आपके ख्याल में ये करने से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि इनके अपने कंडे लगाए हुए होते हैं, आप खुद आगे कंडे लगाते हैं मुख्तलिफ जगह पे जाकर, क्योंकि छोटा काश्तकार हर जगह गन्ना लेके नहीं जा सकता। सही, उसके पास ट्रैक्टर ट्राली नहीं होती। और जो कंडे मंजूर शुदा कंडे खुद ये मंजूर करते हैं, केन कमिश्नर कंडे मंजूर करता है जी। ठीक है। अच्छा, दूसरा कल एक ये भी आर्गूमेंट हमारा हो रहा था और इस हवाले से भी खत लिखा है, अपने खत में ये लिखा है सिकंदर खान साहब ने कि क्योंकि क्रशिंग का सीजन जल्दी शुरू हो गया तो जो शुगर केन थी, जो गन्ना था, उसकी रिकवरी कम थी, जिससे मुल्क को 3 लाख टन चीनी का नुकसान होगा। हमाद अज़हर साहब कहते हैं कि इस दौरान तो कुल चीनी की जो प्रोडक्शन है वो 3.5 लाख टन हुए हैं। हकीकत क्या है? देखें जी, 3 लाख नहीं 3 लाख कम होना मुमकिन ही नहीं है। उस वक्त इतनी प्रोडक्शन ही नहीं हुई। आप देखें ना, जब अब रिकवरी बढ़ गई है, एंड पे रिकवरी, क्या काश्तकार को प्रीमियर मिलता है? क्या रहीम यार खां के काश्तकार की जो उसकी रिकवरी 10 से 20% ज़्यादा, यानी कि 1-2% ज़्यादा बनती है, वो 10 से 20% है। उन बेचारों को क्या मिलता है? हमारे जो बकाया जाता है इनकी तरफ 4-5 अरब रुपए। एक ही आप ले लें ब्रदर शुगर मिल चूनिया, पिछले 5 साल से 1 अरब 5 करोड़ हमारे उन गरीब काश्तकारों को उन्होंने देना है। इस वक्त तक वो पैसे नहीं दे रहे। काश्तकार का तो हर जगह इस्तेसाल हो रहा है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। सही, तो इतना कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि रिकवरी इतनी कोई कम नहीं थी कि 3 लाख टन का नुकसान होगा पाकिस्तान को?
नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है जी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। गन्ना जब तैयार हो जाता है तभी उसकी सेल शुरू होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे 225 रुपये औसतन हमने गन्ना खरीदा है और ये मुमकिन नहीं है कि 3 लाख टन का नुकसान हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।